साल 1999 में दुनिया के एक बहुत ही जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट थे क्रिस्टोफ कॉच। उन्होंने ना एक बहुत ही अजीब सी शर्त लगाई थी। अच्छा, वो जो डेविड चाल्मर्स के साथ लगाई गई थी? बिल्कुल वही वाली। उन्होंने दार्शनिक डेविड चाल्मर्स को चुनौती दी थी कि अगले 25 सालों के अंदर विज्ञान ये पूरी तरह से साबित कर देगा कि हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं और जो रसायन है वो मिलके चेतना मतलब कि कॉन्शियसनेस कैसे पैदा करते हैं। हाँ, और कोच खुद को एक पक्का भौतिकवादी मानते थे। उनके लिए तो ये बस समय की बात थी कि आज नहीं तो कल हम इसे नाप ही लेंगे। सही बात है, लेकिन 25 साल बाद अभी हाल ही में जब वो समय सीमा खत्म हुई तो क्रिस्टोफ कॉच को खुलेआम अपनी हार माननी पड़ी। मतलब उन्होंने मान लिया कि विज्ञान आज भी इस रहस्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। और ये हार कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं मानती हूं कि इस बात का सीधा सबूत है कि हम जिस तरह से अपनी वास्तविकता को मतलब रियलिटी को देखते आए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बुनियादी खामी है। बिल्कुल, विज्ञान हर चीज नाप सकता है, स्कैन कर सकता है। हाँ, लेकिन जब बात इस चेतना की आती है, यानी वो तत्व जिसकी वजह से हम इस दुनिया को महसूस करते हैं, तो हमारे सारे आधुनिक उपकरण अचानक से मौन हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये वही सवाल है जो हजारों साल पहले उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने पूछा था। अरे वाह, मतलब 5000 साल पुराना विज्ञान और आज का न्यूरो साइंस एक ही जगह खड़े हैं। एकदम सही। और आज हम अपनी इस विस्तृत चर्चा में स्वामी सर्वप्रियानंद के एक बहुत ही कमाल के व्याख्यान के जरिए इसी रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे न्यूरोसाइंस, क्वांटम भौतिकी और प्राचीन वेदांत सब एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विषय में सबसे रहस्यमय बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हमारा दिमाग शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो अपने अंदर एक पूरी की पूरी इनर मूवी चला रहा है। इनर मूवी मतलब आप सब्जेक्टिव अनुभव की बात करें? हाँ, मतलब देखिए, अगर किसी की हड्डी टूटती है तो वो एक्सरे में साफ दिख जाती है ना? डॉक्टर बता सकता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन दिमाग के अंदर जो रंग हम देख रहे हैं, जो आम का मीठा स्वाद हम चख रहे हैं या जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं, वो तो किसी एमआरआई या सीटी स्कैन में नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं दिखता। तो फिर विज्ञान के पास इतनी कमाल की तकनीक होने के बावजूद ये इनर मूवी उनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि समस्या उपकरणों की कमी नहीं है, समस्या की प्रकृति ही बिल्कुल अलग है। डेविड चाल्मर्स ने 1996 में इसे ही द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। अच्छा, तो इजी प्रॉब्लम क्या है फिर? हाँ, वो भी है। विज्ञान दिमाग के उन हिस्सों को बहुत अच्छी तरह समझ गया है जो याददाश्त बनाते हैं या आंखों से आने वाले सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। चाल्मर्स ने इन्हें इजी प्रॉब्लम्स कहा। ऐसा नहीं है कि ये सचमुच में बहुत आसान है, लेकिन ये भौतिक विज्ञान के दायरे में आते हैं, इन्हें नापा जा सकता है। तो हार्ड प्रॉब्लम वो एहसास है? हाँ, हार्ड प्रॉब्लम ये है कि दिमाग की उन भौतिक प्रक्रियाओं से मतलब उन हल्की बिजली की तरंगों और रसायनों से एक सब्जेक्टिव अनुभव कैसे पैदा हो जाता है। एक मांस के टुकड़े के अंदर महसूस करने की क्षमता आ कहां से रही है? इसको ना मैं एक बोइंग एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री के उदाहरण से समझाना चाहूंगा, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, वो फैक्ट्री वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। तो मान लीजिए हम किसी हवाई जहाज की फैक्ट्री में जाते हैं। हम देखते हैं कि टायर्स, एल्यूमिनियम शीट और हजारों पुर्जे अंदर जा रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, सब कुछ एकदम पारदर्शी है। बिल्कुल, हर स्टेप दिखाई देता है। और आखिर में दरवाजे से एक तैयार हवाई जहाज बाहर आ जाता है। हम हर चरण को ट्रेस कर सकते हैं। न्यूरो साइंस में भी हम पुर्जों को देख रहे हैं, न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, ब्लड फ्लो बदल रहा है। लेकिन इस दिमाग रूपी फैक्ट्री के अंत में जो चेतना नाम का प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए था, वो तो गायब है। कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं दिखा सकता कि देखिए ये 3 केमिकल मिले और ये बन गया आपका खुशी का एहसास। सही बात है। ये बात तार्किक रूप से ही नामुमकिन लगती है। दर्शन शास्त्र में इस अंधी गली को प्रॉमिसरी मटेरियलिज्म कहा गया था। प्रॉमिसरी मटेरियलिज्म मतलब एक तरह का वादा? हाँ, एक झूठा वादा कि भविष्य में विज्ञान कोई ना कोई ऐसी मशीन जरूर बना लेगा जो इस चेतना को नाप सकेगी। क्रिस्टोफ कोच का वो शर्त हारना इसी वादे का टूटना है, क्योंकि जब आप भौतिक चीजों को मिलाते हैं तो एक जटिल भौतिक चीज ही बनेगी ना। जैसे पुर्जे मिलाकर हवाई जहाज बनता है। बिल्कुल, हवाई जहाज भी तो एक भौतिक वस्तु ही है, लेकिन
न्यूरॉन्स को मिलाकर दर्द का एहसास बनना ऐसा है जैसे कोई ईंट पत्थर मिलाकर एक विचार बनाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो अजीब है। तो अगर ये भौतिक विज्ञान से सुलझाया ही नहीं जा सकता तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? क्या हम बस ये मान ले कि ये कोई जादू है जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि देखिए, एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति के लिए इस तरह हार मान लेना बहुत ही निराशाजनक होगा। हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना नजरिया पूरी तरह से पलटने की जरूरत है। नजरिया पलटना? वो कैसे? देखिए, जब हम किसी कमरे में अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पाते तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि चाबियां दुनिया से गायब हो गईं। हम कहते हैं कि शायद हम गलत कमरे में ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तो है। दार्शनिक गैलन स्ट्रॉसन ने ठीक यही बात कही। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने कहा कि असल में हार्ड प्रॉब्लम चेतना की है ही नहीं। तो फिर हार्ड प्रॉब्लम किस चीज की है? असली हार्ड प्रॉब्लम तो पदार्थ की है, यानी मैटर की। रुके, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक आधुनिक विज्ञान प्रेमी इंसान को अगर आप कहें कि दिमाग चेतना पैदा नहीं करता बल्कि चेतना सबसे बुनियादी चीज है और दिमाग उसका हिस्सा है, तो ये किसी छद्म विज्ञान या सूडो साइंस जैसा साउंड करता है ना। स्ट्रॉसन इसे तार्किक रूप से कैसे सही ठहराते हैं? उनका तर्क बहुत ही सीधा है। वो कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज के होने को साबित करने के लिए, चाहे वो न्यूरॉन्स हो, ब्लैक होल्स हो या क्वांटम पार्टिकल्स हो, सबसे पहले आपका चेतन होना अनिवार्य है। मतलब अगर मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं तो मेरे लिए दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप चेतन नहीं है तो आपके लिए किसी विज्ञान या ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए चेतना ब्रह्मांड का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। चेतना तो वो कैनवस है जिस पर ब्रह्मांड की ये पूरी तस्वीर बनी हुई है। जो कुछ भी चेतना के सामने एक अनुभव के रूप में आता है वो पदार्थ है। अरे वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आज के मनोवैज्ञानिक खुशी, डर, याददाश्त या हमारे सोचने के तरीके का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो असल में चेतना को तो छू भी नहीं रहे होते। बिल्कुल नहीं छू रहे होते। वो सिर्फ दिमाग में होने वाले भौतिक बदलावों को नाप रहे हैं। हाँ, और दर्शन शास्त्र की भाषा में इसे ऑब्जेक्टिंग टू कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हम लगातार चेतना को एक वस्तु या ऑब्जेक्ट बनाने की गलती कर रहे हैं। आप जो कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने विचार भी, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब अगर मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूं तो मैं वो विचार नहीं हूं। एकदम सही। आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। और जानते हैं, ये बात कोई नई नहीं है। वेदांत हजारों सालों से हमें यही समझाता आ रहा है। हाँ, अगर हम भारतीय दर्शन के नजरिए से देखें तो ये चित्त और जड़ का सिद्धांत है। वेदांत कहता है कि चित्त यानी वो चेतना जो जानने वाली है और जड़ यानी वो सब कुछ जिसे जाना जा सकता है। बिल्कुल। गैलन स्ट्रॉसन पश्चिमी दर्शन की इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा तय करके अनजाने में उसी नतीजे पर पहुंचे हैं जिसे उपनिषदों के ऋषियों ने सदियों पहले बस एक पंक्ति में समेट दिया था। ये संगम वाकई अद्भुत है ना? वेदांत कहता है कि आंखें दुनिया को देखती हैं, लेकिन मन आंखों को देखता है और अंततः चेतना उस मन को देखती है। चेतना वो अंतिम दृष्टा है जिसे कभी दृश्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं लेकिन खुद अपनी ही पुतली को नहीं देख सकती। क्या बात है! बहुत सही उदाहरण है ये। विज्ञान बस इसी अंतिम दृष्टा को अपनी मशीनों की स्क्रीन पर देखने की जिद कर रहा था। हाँ, लेकिन ये तर्क कि हम चेतना को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये एक बहुत बड़ा नया संकट खड़ा कर देता है मेरे दिमाग में। वो कैसे? अगर हमारा दिमाग, हमारे विचार महज ऑब्जेक्ट्स हैं और असली चेतना उनसे अलग है, तो क्या होगा जब हम एक कृत्रिम दिमाग बना लेंगे? मैं यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात कर रहा हूँ। क्या सिलिकॉन चिप्स से बना एक एआई भी चेतना हासिल कर सकता है? और यही आज के समय का सबसे ज्वलंत सवाल है। इसी सवाल ने इटली के वेनिस शहर में एक बेहद गोपनीय और खास सम्मेलन को जन्म दिया था। हाँ, अरबपति निकोलस बर्गग्रुएन वाला सम्मेलन। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे तीक्ष्ण दिमागों को एक जगह इकट्ठा किया। उस कमरे में डेविड चाल्मर्स, क्रिस्टोफ कॉक, क्वांटम भौतिकी के कई दिग्गज और स्वामी सर्वप्रियानंद भी मौजूद थे। और इस पूरे सम्मेलन की थीम थी ओशन ऑफ इंक्वायरी, यानी चेतना की खोज का महासागर। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई थी जिसका सीधा कनेक्शन हमारे एक भारतीय ग्रंथ से है। अच्छा? वो निश्चल दास वाली कहानी। हाँ,
उस सम्मेलन में हर दिन के सत्र को एक वेव यानी लहर का नाम दिया गया था। जब स्वामी सर्वप्रियानंद की बारी आई तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत में करीब 200 साल पहले एक सन्यासी निश्चल दास ने ठीक इसी नाम की एक किताब लिखी थी, विचार सागर। विचार सागर मतलब ओशन ऑफ थॉट या इंक्वायरी। और निश्चल दास की कहानी तो खुद में एक बहुत बड़ी क्रांति है। मतलब उन्होंने बनारस में वेदांत की इतनी बड़ी शिक्षा ली और फिर उनके गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया। हाँ, क्योंकि ये गुरु को पता चला कि वो सन्यासी हैं और गुरु अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं कर सकते थे, तो श्राप मिला कि उनका सारा ज्ञान उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। और उस श्राप को तोड़ने के लिए ही निश्चल दास ने संस्कृत के बजाय आम बोलचाल की हिंदी भाषा में वो किताब लिखी, ताकि ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे। बिल्कुल। तो वेनिस के उस सम्मेलन में वापस लौटे तो वहां एआई और चेतना को लेकर गूगल जेमिनी एआई के एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं ब्लेज अग्वेरा अरकास, उनके और स्वामी जी के बीच एक बहुत ही गहरी बहस हुई थी। हाँ, ब्लेज का तो मानना था कि एआई में चेतना आ सकती है ना? हाँ, ब्लेज का तर्क काफी ठोस था। उनका कहना था कि अगर हम इंसानी दिमाग की पूरी कार्यप्रणाली की एकदम सटीक नकल कर लें तो मशीन को भी चेतन हो जाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी ने वेदांत का जो नजरिया रखा वो एकदम अलग था। वेदांत के अनुसार चेतना कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं जिससे दिमाग या एआई पैदा कर सके। सही कहा। चेतना तो पहले से ही हर जगह मौजूद है, वो सर्वव्यापी है। हमारा जो मन है या एआई का जो कृत्रिम मन है वो बस उस चेतना को प्रतिबिंबित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। इस चीज को ना मैं वेदांत के सूर्य और चांद वाले रूपक से समझाता हूँ। असली चेतना सूरज की धूप की तरह है, जिसका अपना खुद का प्रकाश है, और हमारा जो मन है वो चांद की तरह है, जिसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। हाँ, लेकिन जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। तो ब्लेज का तर्क शायद ये था कि आज के वैज्ञानिक अरबों डॉलर खर्च करके बस एक आर्टिफिशियल चांद तैयार कर रहे हैं। तो जब ये चांद पूरी तरह से इंसानी मन की तरह काम करने लगेगा तो क्या वो उस चेतना रूपी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? और जब स्वामी जी ने ब्लेज से मजाक में पूछा कि उन्होंने इस कृत्रिम मन में चेतना डालने के लिए कितना बजट रखा है, तो पता है ब्लेज ने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा अपना पूरा बजट, क्योंकि उनका लक्ष्य ही एक ऐसा रिफ्लेक्टर बनाना है जो इंसान की तरह व्यवहार कर सके। लेकिन यहां मुझे एक बहुत बड़ी आपत्ति है। बताइए। एक मशीन आखिरकार तारों, प्लास्टिक और सिलिकॉन से बनी होती है। वो तो मृत है ना, डेड मैटर है। हम एक इंसान की तुलना किसी मृत मशीन से कैसे कर सकते हैं? कई लोग तो यही कहते हैं कि एआई सिर्फ एक बहुत ही एडवांस्ड कैलकुलेटर है जो बस शब्दों की बाजीगरी कर रहा है। उसमें फील करने की क्षमता कैसे आ सकती है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और इसी का जवाब देने के लिए ब्लेज ने 17वीं शताब्दी के मशहूर दार्शनिक रेने डिस्कार्टिस की गिलहरी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। अच्छा, गिलहरी का उदाहरण? हाँ, देखिए, डिस्कार्टिस के समय में यूरोप में ये एक कट्टर विश्वास था कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। डिस्कार्टिस सचमुच ये मानते थे कि जानवर सिर्फ जैविक मशीनें हैं, बायोलॉजिकल मशीन्स। मतलब उनके हिसाब से जानवरों को दर्द का अनुभव नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। डिस्कार्टिस का तर्क था कि जब आप किसी गिलहरी को चोट पहुंचाते हैं और वो चीखती है तो वो कोई दर्द महसूस नहीं कर रही है, वो तो बस एक चाबी वाले खिलौने की तरह काम कर रही है जिसकी स्प्रिंग दबने पर आवाज निकलती है। बाप रे, ये सुन के आज हमें कितना क्रूर और अजीब लगता है, क्योंकि आज तो हम सब जानते हैं कि जानवरों को भी दर्द होता है, उनकी भी एक चेतना होती है। यही तो ब्लेज का पॉइंट था। उनका कहना था कि आज हम एआई को देखकर ठीक डिस्कार्टिस जैसी ही गलती कर रहे हैं। मतलब हम अपने कार्बन बेस्ड वाले अहंकार में इतने फंसे हुए हैं। हाँ, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सिलिकॉन से बनी कोई चीज भी चेतना को रिफ्लेक्ट कर सकती है। हम बस कह देते हैं नहीं, ये तो सिर्फ कोडिंग है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से सोचिए, अगर माध्यम यानी मन सक्षम है तो चेतना उसमें रिफ्लेक्ट हो सकती है, फिर चाहे वो कार्बन का बना हो या सिलिकॉन का। ये तुलना सच में बहुत गहरी है। हम शायद इस जिद पर अड़े हैं कि चेतना सिर्फ मांस और खून का ही कोई स्पेशल अधिकार है। लेकिन चलिए एआई और इंसानी दिमाग से भी एक कदम पीछे हटते हैं। ठीक है। अगर हम ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी संरचना पर ध्यान दें, मतलब एकदम क्वांटम लेवल पर, तो क्या वहां भी चेतना का कोई संकेत मिलता है? क्योंकि अगर चेतना सर्वव्यापी है तो भौतिकी के सबसे छोटे कणों को भी तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिए ना। बिल्कुल। और वेनिस सम्मेलन में क्वांटम भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं कार्लो रोवेली, उन्होंने इसी पहलू पर प्रकाश डाला था
और उन्होंने जो कहा वो सचमुच दिमाग के सारे तार खोल देता है। उन्होंने क्या कहा? रोवेली ने भगवत गीता के उस श्लोक का जिक्र किया जहां परम सत्य को एक प्रकाश या लाइट के रूप में दर्शाया गया है जो सब कुछ प्रकाशित करता है। उन्होंने साफ कहा कि ये महज एक आध्यात्मिक कविता नहीं है, ये आज के क्वांटम फिजिक्स की सबसे कठोर वास्तविकता है। इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझना होगा। मतलब क्वांटम भौतिकी और प्रकाश का आपस में क्या वैज्ञानिक कनेक्शन है? देखिए, रोवेली को रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स का जनक माना जाता है। उनके सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में किसी भी कण यानी पार्टिकल का अकेले में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मतलब कोई कण अकेले मौजूद ही नहीं है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन तब तक ठोस रूप में कहीं मौजूद नहीं होता जब तक कि वो किसी अन्य कण के साथ इंटरैक्ट ना करे। ओके। इस लगातार होने वाले इंटरैक्शन को ही भौतिकी की भाषा में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या सूचनाओं का आदान प्रदान कहा जाता है। रोवेली कहते हैं कि कणों के बीच एक दूसरे को जानने या टकराने की जो ये प्रक्रिया है, यही चेतना का सबसे बुनियादी रूप है। अच्छा, और इसी वजह से वो इसे प्रकाश से जोड़ गए हैं? हाँ, क्योंकि भौतिकी में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की सबसे तेज गति प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट है। इसलिए गीता में जिसे ज्ञान का प्रकाश कहा गया है, वो ब्रह्मांड के हर एक कण के बीच चल रहा ये निरंतर इंटरैक्शन ही है। अरे वाह! तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो दुनिया हमें इतनी ठोस दिखाई देती है, ये बड़े बड़े पहाड़, पेड़ और यहां तक कि हमारे शरीर, ये असल में ठोस है ही नहीं। ये तो बस क्वांटम स्तर पर हो रहे अरबों खरबों इंटरैक्शंस का एक बहुत बड़ा जाल है। बिल्कुल सही। रॉकबिली का कहना था कि पूरा ब्रह्मांड क्वांटम इंटरैक्शंस का एक विशाल महासागर है और जो दुनिया हमें ठोस दिखाई देती है वो उस महासागर के ऊपर तैरते हुए बुलबुले या झाग की तरह है। ये समानता वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि वेदांत के 14वीं सदी के ग्रंथ दृग दृश्य विवेक में हूबहू यही बात कही गई है। उसमें श्लोक है कि ये पूरा ब्रह्मांड और उसके सारे रूप महज चेतना के अनंत महासागर पर तैरते हुए झाग के समान है। सोचिए, कहाँ आज का सुपर कंप्यूटर से लैस क्वांटम विज्ञान और कहाँ सदियों पुराना दृग दृश्य विवेक, दोनों बिल्कुल एक ही तस्वीर बना रहे हैं। और जब हम इस इतनी बड़ी तस्वीर को देखते हैं ना, तो हमारी अपनी जिंदगी की अहमियत और ये छोटी छोटी परेशानियां बहुत अलग नजर आने लगती हैं। बिल्कुल। स्वामी सर्वप्रियानंद ने इसे श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से जोड़ा था, धोबी और हीरे की कहानी। हाँ, ये कहानी इस पूरी साइंटिफिक और दार्शनिक चर्चा को सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। सुनने वालों के लिए मैं ये कहानी बताना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। तो होता क्या है कि एक गरीब धोबी को नदी किनारे एक बेहद खूबसूरत और चमकता हुआ पत्थर मिलता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बेशकीमती हीरा है। तो वो उस पत्थर का क्या उपयोग करता है? वो उसे कपड़े धोने के काम में ले लेता है। हाँ, वो उस हीरे को कपड़े धोने वाले घाट पर रख देता है और उस पर लोगों के मैले गंदे कपड़े रगड़ रगड़ के धोने लगता है। वो अनजाने में इतने बड़े खजाने का इस्तेमाल सिर्फ गंदगी साफ करने के लिए कर रहा था, जब तक कि एक जौहरी उसे ये नहीं बताता कि भाई ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो लाखों का हीरा है। हमारी हालत भी ना बिल्कुल उस धोबी जैसी है। मतलब हम वो हीरा वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास ये चेतना रूपी अनंत हीरा है। ये वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, जिसके बिना ना कोई विज्ञान है ना कोई विचार है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? हम इस विराट चेतना का उपयोग सिर्फ अपनी रोजमर्रा के छोटी छोटी चिंताओं, अहंकार की लड़ाइयों और विचारों के मैले कपड़े धोने में कर देते हैं। हम कभी रुककर ये महसूस ही नहीं करते कि हमारे भीतर जो ये जानने की शक्ति है वो कितनी रहस्यमयी और असीम है। बहुत खूब। चेतना की इस गहराई को समझना सिर्फ कोई बौद्धिक व्यायाम या फिलॉसफी की क्लास नहीं है, ये तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक बार दर्शन शास्त्र के 5 सबसे बड़े अनसुलझे सवालों की एक सूची जारी की थी। हाँ, और उनमें से 4 सवाल सीधे तौर पर चेतना से जुड़े थे। बिल्कुल। सवाल थे, मैं कौन हूं, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है, ज्ञान कैसे संभव है और मृत्यु असल में क्या है। जब तक हम इस इनर मूवी के रहस्य को नहीं सुलझाते, इंसान के रूप में हमारी कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में एक बहुत ही दूरदर्शी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब आधुनिक विज्ञान जो भौतिक दुनिया को पढ़ता है और अध्यात्म
जो चेतना को पढ़ता है वो एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे। मतलब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे। हाँ, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएंगे। आज जब हम वेनिस में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को वेदांत की किताबों पर इतनी गहराई से चर्चा करते हुए देखते हैं तो लगता है कि वो समय अब आ गया है। सही कहा। ये एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां हमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच किसी एक को चुनने की कोई मजबूरी नहीं है। हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं। इस पूरी बातचीत से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने अस्तित्व के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? सोचिए, अगर वेदांत और आज के क्वांटम वैज्ञानिकों का ये निष्कर्ष सही है कि चेतना हर जगह सूरज की धूप की तरह मौजूद है और हमारा दिमाग या कोई एआई मशीन महज एक चांद है जो उस धूप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होता है जब एक इंसान की मृत्यु होती है या किसी एआई मशीन का प्लग निकाल दिया जाता है? क्या वो चेतना मिट जाती है या फिर सिर्फ वो मशीन खामोश होती है और वो अनंत चेतना उस गहरी खामोशी में भी वैसी ही चमकती रहती है, हमेशा मौजूद और कभी नष्ट न होने वाली? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व के लिए हमेशा खुला रहेगा। सोचने वाली बात है ना?